जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता भाग्येश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। विषय है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। इसके पूर्व भी हमने 2 वीडियो संपत्ति अंतरण अधिनियम से संबंधित अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है, कृपया आप उसको जरूर देखें। तथा CRPC से संबंधित हमने जितने भी वीडियो बन सकते हैं प्री और मेंस के पर्पज से रिवीजन कराने के लिए हमने अपलोड कर दिया है। साथ ही उत्तर प्रदेश लोकल लॉ से संबंधित जितने भी सिलेबस हैं, चाहे वो हाई जुडिशरी के लिए हों चाहे लोअर डिवीजन के लिए हों, हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, कृपया आप उसको जरूर देखें। और मेरे इस चैनल को जो नए विजिटर हैं, कृपया उनसे निवेदन है कि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। हम चर्चा कर रहे थे संपत्ति अंतरण अधिनियम पे। हमने 2 वीडियो इसमें रिवीजन के पर्पज से बना दिया है। एक दान से संबंधित, दूसरा बंधक क्या होता है और बंधक कितने प्रकार का होता है। आज हम चर्चा करेंगे धारा 60 का, मोचन के अधिकार का, कि होता क्या है और मोचन का अधिकार कौन प्रयोग करता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो धारा 58 में हम लोगों ने पढ़ा था कि जिस बंधक धन को प्रतिभूत करने के लिए इसका अंतरण किया जाता है, उसी बंधक धन को जब समय पूर्ण होने के पश्चात जब बंधककर्ता उस संपत्ति को वापस पाने के लिए, उस शुद्ध धन को संदाय करने के लिए जब अपने आप को तैयार हो जाता है तो वो मोचन कहलाता है। और मोचन का अधिकार सिर्फ बंधककर्ता को ही है। कुछ अपवादों को देखा जाए तो जो धारा 91 में दिए गए हैं, जो बंधककर्ता के स्थान पर मोचन का अधिकार रखते हैं, उसको छोड़ दिया जाए तो बंधककर्ता को ही अधिकार है कि वो मोचन करा सके। और पूर्वबंध का अधिकार होता है बंधकदार को, तो उसको हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि मोचन के अधिकार के बारे में। तो जो एक कॉन्सेप्ट है कि एक बार बंधक सदैव बंधक, वो धारा 60 में ही है। और एक इंग्लिश वाद में था, नोक्स बनाम राइस के मामले में बात आया। उसके बाद ब्रैडले बनाम कैरिट के वाद में इसकी संपुष्टि की गई। तो ये जो भी कुछ रहा एक प्रकार से सामयिक नियम था, जहाँ पे कहीं लिखित में कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ भारत में जो धारा 60 में वर्णन किया गया है, इस आधार पर ये सामयिक अधिकार के रूप में नहीं है मोचन का अधिकार। एक स्टेटरी समझ लीजिए कि संवैधानिक रूप में या विधिक रूप में ये राइट दिया गया है अधिनियम में, जो कि धारा 60 में इस बात को समाहित करता है कि एक बार बंधक सदैव बंधक। इसका तात्पर्य होता है कि बंधक का नेचर जो होता है वो बंधक ही होता है, उसके नेचर को नहीं बदला जा सकता है। क्योंकि हर व्यक्ति जब अपने किसी न किसी जरूरत के लिए ही बंधक करता है संपत्ति को, और यदि उसके नेचर को बदल दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं बंधककर्ता के साथ अन्याय होगा। तो इसलिए जो आंग्ल विधि है वहाँ पे एक सामयिक रूल है कि एक बार बंधक सदैव बंधक, जबकि अपने यहाँ भारत में ऐसा कोई सामयिक रूल नहीं है, ये एक विधिक रूल है और वो धारा 60 में समाहित है। अब होता क्या है उसको देख लेते हैं कि मोचन करने का बंधककर्ता का अधिकार। तो ये करे कि मूल धन के शुद्ध हो जाने के पश्चात किसी भी समय बंधककर्ता का बंधक धन उपयुक्त समय और स्थान में देने या निवेदित करने का यह अधिकार होता है कि वह बंधकदार से अपेक्षा करे कि। तो अब ये जो शुद्ध धन जो है, ये शुद्ध धन होता क्या है? जैसे हम लोग देखते हैं ना कि 6 प्रकार के बंधक हैं, तो 6 प्रकार के जो बंधक हैं, सब बंधकों में उनके गुण अलग अलग हैं। तो एक स्पेसिफाइड टाइम होता है कि एक समय तक वो संपत्ति को बंधक के रूप में रखा जाता है और बंधककर्ता अपने आप को आबद्ध करता है कि उस बंधक धन को संदाय कर देगा। और कहीं कहीं अगर जो नहीं लिखा गया है तो एक युक्तिक समय माना जाता है कि उस युक्तिक समय के भीतर वो बंधककर्ता बंधक धन का संदाय कर देगा। तो यही धारा 60 कह रहा है कि यदि वो बंधककर्ता जब शुद्ध धन का समय पूर्ण हो जाता है, तो एक चीज और इसमें ध्यान देना है कि धारा 67 में जो पूर्वबंध का अधिकार है, उस अधिकार का प्रयोग करने के पूर्व ही मोचन का अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। यदि पूर्वबंध का अधिकार का प्रयोग कर लिया जाता है
बंधकर्ता द्वारा, तो फिर ये मोचन का अधिकार कहीं न कहीं से बाधित होता है। लेकिन उसमें भी बंधकर्ता को रेमेडी दी गई है। तो ये यही कह रहा है कि शुद्ध धन होने के पश्चात किसी भी समय यदि बंधकर्ता जो मूल धन है उसको संदाय करने के लिए तैयार हो जाता है या नियुदत कर देता है, तो इस बात की अपेक्षा कर सकता है बंधकदार से कि वो बंधककर्ता के बंधक विलेख और बंधक संपत्ति से संबंधित ऐसी सब दस्तावेजों का प्रदान करे जो बंधकदार के कब्जे में या शक्ति में हो। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कह रहा है कि जहाँ की बंधकदार के खर्च पर जहाँ की बंधकदार बंधक संपत्ति पर कब्जा रखता है वह बंधककर्ता को उस पर कब्जा प्रदत्त करे, जैसे भोग बंधक में होता है। उसके बाद तीसरा कह रहा है कि बंधककर्ता के खर्च पर या तो बंधक संपत्ति उसको या ऐसे अन्य व्यक्ति को जिसे वह निर्देशित करे प्रत्यंतरित करे, या यह लेखबद्ध अभिस्वीकृत की ऐसा कोई अधिकार जो बंधककर्ता के उस हित का अल्पीकरण करता है जो बंधकदार को अंतरित किया गया है, निर्वापित हो गया है, निष्पादित करे। क्योंकि जब हम लोग देखेंगे, देखा गया है कि सशस्त्र विक्रय द्वारा बंधक है या अंग्रेजी बंधक है, तो उन दोनों बंधकों में एक चीज देखने को मिला कि एक बंधक में दृश्यतः विक्रय कर दिया जाता है और एक में आत्यांतिक रूप से विक्रय कर दिया जाता है। लेकिन जो उसमें शर्त होता है वो शर्त यही होता है कि निर्दिष्ट समय पर यदि व्यतिक्रम किया जाता है तब वो आत्यांतिक हो जाता है बंधक विक्रय के रूप में। यदि नहीं व्यतिक्रम किया जाता है तो यहीं पे ये बात कर रहा है कि जब उसका देने के लिए संदाय करने के लिए बंधककर्ता तैयार है तो उसको प्रतिअंतरित करेगा और बंधककर्ता के खर्च पर किया जाएगा। या अंग्रेजी बंधक का कोई मामला है तो उस तरीके से फिर वो प्रतिअंतरित करेगा। तो इस प्रकार का है। और इसमें एक प्रोविजो है बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है, ये कह रहा है कि परंतु यह तब जबकि इस धारा द्वारा प्रदत्त अधिकार पक्षकारों के कार्य द्वारा या न्यायालय की डिक्री द्वारा निर्वापित न हो चुका हो। यानी कि ये जो भी मोचन का अधिकार है, ये अधिकार यदि पक्षकारों द्वारा आपस में तय कर लिया जाता है कि नहीं किसी एक समय तक उसको सस्पेंड रखा जाए तो भी ये मान्य होगा। दूसरा एक है कि किसी न्यायालय की डिक्री द्वारा यदि निर्वापित कर दिया जाता है इस अधिकार को तब भी मोचन का अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। इसके पीछे कारण वही जो हमने अभी पूर्व में चर्चा किया था, धारा 67 क्या है। क्योंकि जब धारा 67 में आप जाएंगे तो एक बंधककर्ता को भी अधिकार मिला है पूर्वबंध का अधिकार, तो जब न्यायालय द्वारा डिक्री मिल जाएगी पूर्वबंध की तो निर्वापित हो जाएगा उसका अधिकार। तो यही बात कह रहा है। और इसमें अब इसके बाद कह रहा है कि इस धारा द्वारा प्रदत्त अधिकार मोचन अधिकार कहलाता है और उसे प्रवर्तित कराने के बाद मोचनवाद कहलाता है। तो ये जो भी प्रयोग किया जाता है, तो यदि रजामंद है बंधकदार तब तो ठीक है, नहीं रजामंद है तो धारा 83 में वो बातें कही गई हैं कि मोचन के अधिकार का प्रयोग करने के लिए यदि शुद्ध धन लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा है बंधकदार, कहीं ना कहीं उसके मन में मैलाफाइड इंटेंशन है कि इसको किसी प्रकार से डिफीट या डिले किया जाए ताकि वो पूर्वबंध का अधिकार का प्रयोग कर सके, तो उस स्थिति में धारा 83 में एक बंधककर्ता को अधिकार दिया गया है कि उस शुद्ध धन को निक्षेप कर दे न्यायालय में और उसमें वाद दाखिल कर दे कि हमने पैसा जो भी शुद्ध धन था उसको हमने जमा कर दिया है। तो ये प्रक्रिया है इसकी। अब इसके बाद ये कह रहा है कि इस धारा की कोई भी बात ऐसे किसी उपबंध को अविद्यमान कर देने वाली न समझी जाएगी जिसका यह प्रभाव है कि यदि वह समय निकल जाने दिया गया है जो मूलधन के संदाय के लिए नियत है, या यदि ऐसा कोई समय नियत नहीं है तो बंधकदार ऐसे धन के संदाय या निविदा से पहले युक्त सूचना पाने का हकदार होगा। मतलब इसके कहने का तात्पर्य यह है कि यही जो बातें इसमें से निकल के आती हैं, सामयिक बात, जो कि एक बार बंधक सदैव बंधक की बात कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा नियम है जिसके वजह से इसका राइट खत्म हो जाएगा। जैसे कि इसी में ऐसा हो कि बंधकदार को बिना सूचना दिए आप ऐसा कार्य नहीं कर सकते हैं, मोचन का अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये अगर जो कहीं कोई टर्म्स कंडीशन है तो इसका प्रयोग यदि नहीं किया गया तो इसकी वजह से मोचन का अधिकार प्रभावित नहीं हो जाता है, मोचन का अधिकार उसका बना रहेगा, अविद्यमान नहीं होगा। तो इससे तात्पर्य यह निकलता है कि यहाँ भी कहीं न कहीं से सामयिक और सद्विवेक की जो सिद्धांत है लागू किया गया है, जो इंग्लैंड विधि में है या आंग्ल विधि में है। और एक बात और इसमें करा कि बंधक संपत्ति के भाग का मोचन, इस धारा की कोई भी बात बंधक संपत्ति के अंश में ही हितबद्ध किसी व्यक्ति को बंधक मध्य अवशिष्ट शुद्ध रकम के
अनुपातिक भाग के संदाय पर अपने ही अंश का मोचन कराने का हकदार नहीं बनाएगी, केवल वहां के सिवाय जहां की बंधकदार ने या यदि एक से अधिक बंधकदार हुए हैं तो ऐसे सब बंधकदारों ने बंधककर्ता के उस अंश को पूर्णतः या भागता अर्जित कर लिया है। अब इसके कहने का तात्पर्य यह है कि अंश के रूप में किसी भी मोचन का अधिकार पैदा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के रूप में यदि दो अंशधारी हैं और दोनों का संयुक्त रूप में किसी संपत्ति का बंधक रखा गया है किसी व्यक्ति के पास, तो ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति अपने अंश का भुगतान करके निवृत्त हो जाए और दूसरे का रह जाए। यदि मोचन कराया जाएगा तो पूरे संपत्ति का मोचन कराया जाएगा, न कि किसी अंश का मोचन कराया जाएगा। यही बात इसमें रिस्ट्रिक्शन के साथ कह रहा है, यानी कि आंशिक मोचन को अनुमन्य नहीं बनाता है। लेकिन जो इसमें सिद्धांत दिए गए हैं कि कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें बंधकदार ही उस अंश को खरीद लेता है या जो अंश उसके बचे हुए हैं उसका पूर्व बंद हो जाता है, तो बाकी के अंश का वो जो शेष अंशधारी है उसको करा सकता है। लेकिन एक मुश्त यदि सारे अंशधारी हैं और किसी प्रकार का टर्म्स कंडीशन नहीं है या न्यायालय द्वारा निर्वापित नहीं है, तो सिर्फ अपने अंश का वो मोचन नहीं करा सकता है। जब भी मोचन होगा तो संपूर्ण बंधक का मोचन होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों धारा 60 में हम लोगों ने देखा कि एक मोचन का अधिकार जो होता है वो बंधककर्ता का होता है, और वो जब बंधक धन शुद्ध हो जाता है उसके पश्चात उसका अधिकार प्रारंभ होता है, या यदि कोई स्पेसिफाइड उसमें समय नहीं दिया गया है तो एक युक्त समय के पश्चात कभी भी मोचन कराया जा सकता है। और अंश में मोचन नहीं होगा, और जो भी होगा यदि बंधकदार किसी प्रकार का डिले या डिफीट करना चाहे बंधककर्ता के मोचन के अधिकार को, तो धारा 83 में जो निक्षेप करने की व्यवस्था है, निक्षेप करके न्यायालय में ये अपने मोचन को अधिकार का प्रयोग कर सकता है। तो हमारी जो भी बातें हैं आप लोग को समझ में आई होंगी। आप लोग बेयर एक्ट जरूर पढ़ें, कमेंट्री भी पढ़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।